व्यूअर्स, मैं देवेंद्र कौर आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल द इनलाइटन रूम में। तो प्यारे बच्चों, अब तक हम इस चैप्टर के आधे से ज़्यादा टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, आप जब अपने रूम में फ़ैन का स्विच ऑन करते हैं तभी करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है और आपका इलेक्ट्रिक फ़ैन अपनी जगह पर घूमना शुरू कर देता है या कह लीजिए स्पिन करना शुरू कर देता है। इसका क्या मतलब है कि हमारे इलेक्ट्रिक फ़ैन में कोई एक ऐसा डिवाइस है विच कैन कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इन वायर तो इन इतने बड़े पंखे को स्पिन नहीं करवा सकती, तो ज़रूर इन इलेक्ट्रॉन्स की कोई ना कोई मदद करता है और वो है मैग्नेट्स। इसी चैप्टर का एक टॉपिक है फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को दो मैग्नेटिक पोल्स में रख दें यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो द करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो जो आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर, इसमें हम यही फोर्स यूज़ करेंगे और करंट कैरिंग कंडक्टर को स्पिन करवाएंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है तो इसे अटैम्प्ट कैसे करना है, इसे हम 3 पार्ट्स में करेंगे। प्रिंसिपल या वर्किंग प्रिंसिपल कह लीजिए ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, सेकेंड इज़ कंस्ट्रक्शन एंड द थर्ड वन इज़ वर्किंग। यूजुअली प्यारे बच्चों, एग्जाम्स में अगर आपको सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पूछा जाए विच कैरीज 2 मार्क्स, तो आप सिर्फ इसका प्रिंसिपल 2 लाइन में लिख के आ जाएंगे और जो कि मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर आपको एग्जाम में पूछी जाए कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विच कैरीज 3 to 4 मार्क्स, तो आप क्या करोगे? आप डायग्राम बनाओगे, उसकी लेबलिंग करोगे, डायग्राम में दिए हुए सभी पार्ट्स को आप अच्छे से एक्सप्लेन करोगे। तो इस तरह से आपका कंस्ट्रक्शन का जो क्वेश्चन है कवर हो जाएगा। अगर आपसे पूछी जाए वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर विच कैरीज 5 to 6 मार्क्स इन एग्जाम, तो इसे कैसे अटेम्प्ट करना है, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि इसे अटेम्प्ट कैसे करना है। अगर आपको वर्किंग आती है तो पहले आप लिखेंगे कंस्ट्रक्शन, इसकी डायग्राम बनाएंगे और इसकी वर्किंग के बारे में लिखेंगे एंड ऑल ऑफ दिस इन लिमिटेड बट इफ़ेक्टिव वर्ड्स। इन्हें ये नहीं है कि हमने 3-4 पेज सिर्फ इसी के ऊपर भर देने हैं, नो, इतना भी बड़ा नहीं करेंगे, बट वी विल ट्राई आवर बेस्ट। हम इसे लिमिटेड बट इफ़ेक्टिव वर्ड्स में लिखेंगे कि हमारा क्वेश्चन में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। Electric motor is based on the concept of force on a current carrying conductor placed in a magnetic field. वैसे इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया, but I'm repeating it because it's very important. ठीक है, काफ़ी important है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है 2 मार्क्स में। तो क्या कहता है? The current carrying conductor placed in a magnetic field will experience some force. You can define it just from its name, and this is the property of every current carrying conductor, and this is the principle of electric motor based on this property. ये जो हमारा इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल है इसी प्रॉपर्टी के ऊपर, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो ये तो हो गया प्रिंसिपल, यही हमारा प्रिंसिपल है और इसे आप ऐसे लिखेंगे जैसे कि मैंने शो किया हुआ है ताकि आपके 2 मार्क्स हैं पूरे आ जाए। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर की। इसके लिए हम यूज़ करेंगे हॉर्स शू मैग्नेट विच विल प्रोवाइड अस द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड नाउ अ करंट कैरिंग कंडक्टर और करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल विच इज़ प्लेस्ड बिटवीन द 2 poles ऑफ द हॉर्स शू मैग्नेट। अगर इसे हम नाम देंगे तो इसे रेक्टेंगुलर कॉइल का नाम दे सकते हैं, इसे हम कंडक्टर भी कह सकते हैं, बट इन द एग्जाम इसे हम आर्मेचर कॉइल से मेंशन करेंगे विच सर्व्स एज द आर्म टू द इलेक्ट्रिक मोटर।
तो ये आर्मेचर कॉइल करती क्या है, जब इसमें से हम करंट पास करवाएंगे तो ये रोटेट होगी इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो आर्मेचर कॉइल का एक पार्ट स्प्लिट रिंग्स के साथ कनेक्टेड होता है। स्प्लिट रिंग्स को कम्यूटेटर भी कहा जाता है। अब इसे कम्यूटेटर का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये करंट की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया इंटरनल सर्किट। अब जब आप डायग्राम बनाओ तो इनकी लेबलिंग ज़रूर करो, जैसे कि रेक्टेंगुलर कॉइल को हमने नाम दे दिया ABCD, स्प्लिट रिंग्स को नाम दे दिया हमने C1 C2। अब स्प्लिट रिंग के साथ हमने रख दिए 2 कार्बन ब्रशेस जिन्हें हमने नाम दे दिया B1 एंड B2। अब आप पूछेंगे कि हमने कार्बन ब्रशेस ही क्यों लिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो कार्बन ब्रशेस हैं वो अपनी जगह पर फिक्स्ड है, उनकी जगह कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन स्प्लिट रिंग्स फिक्स्ड नहीं है, इनकी पोजीशन चेंज हो सकती है। ठीक है, तो बात कर रहे थे हम, क्वेश्चन आता है कई बार एग्जाम में कि हम कार्बन ब्रशेस ही क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में। देखो प्यारे बच्चों, कार्बन ब्रशेस में यानी कि कार्बन में एक कैपेबिलिटी होती है कि वो हाई थर्मल कंबशन को पोजेस कर सकता है, उसे बर्दाश्त कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा हीट को ये बर्दाश्त कर सकता है बिना मेल्ट हुए। तो जब स्प्लिट रिंग्स तो अपनी जगह पर मूव करेंगी, तो जब कार्बन ब्रशेस अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, स्प्लिट रिंग्स इनको बार बार कॉन्टीन्यूसली टच करके जा रहे हैं, तो क्योंकि हमारी जो कॉइल है वो रोटेट होगी, जैसे ही रोटेट होगी स्प्लिट रिंग भी साथ में रोटेट होंगे और वो बार बार कार्बन ब्रश को टच करके जाएंगे, जिससे क्या है, हीट प्रोड्यूस होगी। 2 पत्थर को जब आप टकराते हो तो हीट प्रोड्यूस होती है, इसी तरह से आग का आविष्कार हुआ था। तो ऐसे जब ऐसे 2 कंपोनेंट्स, ऐसे 2 सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगे, एक दूसरे को टच करके जाएंगे बार बार, तो हीट प्रोड्यूस होगी। लेकिन क्योंकि कार्बन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हीट को बर्दाश्त करने की कैपेबिलिटी है, ये मेल्ट नहीं होगा, दैट्स वाई कार्बन ब्रशेज आर यूज्ड। अब बात करते हैं एक्सटर्नल सर्किट की। अब एक्सटर्नल सर्किट में क्या है, दीज कार्बन ब्रशेज आर कनेक्टेड टू द बैटरी एंड स्विच विच फॉर्म्स द एक्सटर्नल सर्किट, दैट्स इट। नाउ इट्स टाइम टू लर्न द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब जैसे ही हम सर्किट का स्विच ऑन करेंगे, क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम द positive terminal of the battery. So this current through the connecting wires enters the brush B1 and then ये कहाँ enter करेगा, C1 में, फिर ये armature coil की आर्म AB में enter होगा and then BC, then CD, उसके बाद it will enter the split ring C2, उसके बाद carbon brush B2 and then it goes to the negative terminal of the battery। क्या हो गया, हमारा closed in continuous circuit जो है complete हो गया। और ये साइकिल तब तक चलता रहेगा जब तक हम इसे इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते रहेंगे, राइट। सो इफ़ यू रिमेंबर, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि एक फ़ैन की एग्जांपल ली थी मैंने, उसमें जिसमें बताया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इट, वी आर टेकिंग द टॉप व्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, ओके, जिससे क्या है, हमें रोटेशन के बारे में और डायरेक्शन के बारे में जानना इजी हो जाएगा, दैट्स व्हाई वी टेक द टॉप व्यू ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो अब क्या होगा, जैसे कि जो करंट है आर्मेचर कॉइल में फ्लो कर रहा था फ्रॉम A to B, B to C एंड देन C to D, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था। इन द आर्म AB द करंट इज गोइंग इनवर्ड, so in which direction would be the force experienced by the arm AB? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड देन फोर्स वुड बी एक्टिंग डाउनवर्ड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द आर्म CD। नाउ सॉरी, आई गॉट मेरी जो ये जो है स्लाइड्स हैं आगे पीछे होगी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। हम यहाँ पर फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करेंगे, करंट की डायरेक्शन इनवर्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम अप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स टॉक, देन उसके बाद क्या है, हम इसकी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, AB वुड गो इनवर्ड, AB नीचे की तरफ जाएगा और CD
ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो फोर्स एक्ट कर रही है ये एक रोटेटिंग फोर्स है जिसे हम टॉर्क कहते हैं। टॉर्क क्या है? एक ट्विस्टिंग फोर्स है। ये एक ऐसी फोर्स है जिससे ऑब्जेक्ट रोटेट होता है अबाउट एन एक्सिस दैट इज टॉर्क कैन टर्न और रोटेट थिंग्स। इसकी एग्जांपल है बोतल का कैप। अब जब बोतल को खोलते हैं, कैप को खोलते वक्त टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं। पेंसिल शार्प कर रहे हैं विद द शार्पनर, यू आर अप्लाइंग टॉर्क। आप दरवाज़ा खोल रहे हैं, यू आर अप्लाइंग टॉर्क। तो हमारे आर्मेचर पर टॉर्क किस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है? As from the top view, AB is going down, CD is going up. The torque applied is in the anti-clockwise direction. So this is how electrical energy is getting converted into mechanical energy. अब जब हाफ रोटेशन हो गया, आफ्टर द हाफ रोटेशन, यानी कि जब आर्मेचर कॉइल 180 डिग्री का एंगल 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट कर लेगी, तब क्या होगा? CD AB की जगह पर आ जाएगी और AB CD की जगह पर, राइट? C1 और C2 की भी पोजीशन चेंज होगी क्योंकि वो आर्मेचर कॉइल के साथ कनेक्टेड थे। अब आप कहेंगे ब्रशेस क्यों नहीं चेंज हुए? आई हैड टोल्ड यू, ब्रशेस की जगह फिक्स्ड है, ब्रशेस मूव नहीं करेंगे, दे वुड नॉट रोटेट, ओनली स्प्लिट रिंग्स वुड रोटेट विद द आर्मेचर कॉइल। अब हाफ रोटेशन पर फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी करंट फ्लो हो रहा है। इट विल एंटर टू ब्रश B1, देन स्प्लिट रिंग C2, then to the arm CD or you can say DC, then to the BC and then to the BA। फिर ये एंटर होगा स्प्लिट रिंग C1 में, then to the carbon rod B2 and then to the negative terminal of the battery and hence completing the circuit. Now again apply Fleming's left hand rule। जो आर्म DC है उसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है, और आर्म AB पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रही है। बस यही था। तो इस तरह से आर्मेचर कॉइल कॉन्टिन्यूसली रोटेट करेगी विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब अगर आप इस मोटर को वेरियस इक्विपमेंट्स के साथ कनेक्ट करें, तो जैसे कि इलेक्ट्रिक फैन, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर एट्सेट्रा, these equipments will work as we want, they will rotate। और ये इलेक्ट्रिक मोटर इनसे भी बहुत से ज़्यादा इक्विपमेंट्स में यूज़ होती है। हमारी डेली लाइफ में बहुत से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ होती है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। दिस वाज अ प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग प्लस द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। इफ़ you like my video, do subscribe to my channel and press the bell icon.